Hi everyone, my name is Shreya Rajan. Welcome to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter 3 from a spectrum which is Advent of Europeans. आज हम शुरू करने वाले हैं about French. ये जो है पार्ट हमने पोर्चुगीज़ कर लिया, फिर हमने ऑफ कोर्स डच किया, उसके बाद हमने इंग्लिश किया और अब हम फ्रेंच करने वाले हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का क्योंकि यहाँ पे कर्नाटिक वॉर्स आएंगे. सो हम देखेंगे कि कैसे इंग्लिश के साथ फ्रेंच का क्या इक्वेशन था और वाई इंग्लिश कुड स्टे बैक इन इंडिया एंड increase the political influence over India and French could not, right? So although फ्रेंच जो है इनकी विश पहले से थी टू डू कॉमर्स इन ईस्ट 16 सेंचुरी की स्टार्टिंग से, लेकिन काफ़ी लेट आई ये इंडियन कोस्ट की तरफ, राइट? आपको पता है कि फ्रेंच जो है दे वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. फ्रेंच किन के रेन के अंडर इंडिया आए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच जो है वो लुई 14th के अंडर इंडिया आए, राइट? उनके जो एक फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट, ठीक है, जिनकी पोर्ट्रेट आपके सामने है. कॉलबर्ट इज एक्चुअली नोन टू हैव laid the foundation of French East India Company, which was called this. I don't know how to pronounce it in French, obviously, but he was the person who is responsible for laying the foundation of French East India Company. कब उन्होंने ये स्टार्ट किया? इन 1664, राइट? फेमस मिनिस्टर थे लुई द 14th के टाइम पर, राइट? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 ईयर की मोनोपोली ग्रांट हुई थी. 50 ईयर की मोनोपोली इसलिए ग्रांट हुई थी कि वो इंडिया और जो पैसिफिक ओशन के रीजन्स हैं यहाँ पे वो ट्रेड कर पाए. ऑल्सो उन्हें कंसेशन मिला था इन परपेचुइटी, किस जगह के लिए? मेडागास्कर के आइलैंड के लिए. और ऑल्सो ये बोला गया था कि उन्हें कंसेशंस फॉर परपेचुइटी मिलेगा इन ऑल अदर टेरिटरीज दैट दे वुड कॉन्कर. इतना क्लियर है? तो यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से हमें जो पता होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए फ्रेंच मिनिस्टर कोलबर्ट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर विच किंग? लुई द 14th, right? French were the last to come to India, right? Also, the company had 50-year monopoly. The company was established in 1664. कंसेशंस उन्हें कहाँ मिले हुए थे? मेडागास्कर में एंड अदर टेरिटरीज जो कि फ्रेंच कॉन्कर करते, राइट? इतना क्लियर है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंपनी है उन्होंने अपना बहुत सारा पैसा रिसोर्सेज लगाए टू रिवाइव कॉलोनीज ऑफ मेडागास्कर, लेकिन उनको कोई सक्सेस नहीं मिली. इन 1667 फ्रैंकोइस कैरन जो है ये इन्होंने एक एक्सपेडिशन हेड किया टुवर्ड्स इंडिया और इसका फाइनल रिजल्ट क्या था कि उन्होंने फैक्ट्री एस्टैब्लिश की सूरत में, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? यू हैव टू रिमेंबर कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने मेडागास्कर में लगाए टू रिवाइव द कॉलोनीज इन मेडागास्कर, बट कोई सक्सेस उनको मिली नहीं. लेटर हमें पता चलता है 1667 में फ्रैंकोइस कैरन जो है ही हेडेड एन एक्सपेडिशन टू इंडिया सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन सूरत, राइट? एक्चुअली अगर फ्रैंकोइस कैरन की अगर आप बात करें तो वॉज अ refugee to Netherlands who served the Dutch East India Company. Later आपको पता चलेगा कि कैसे कोलबर्ट ने इन्हें कन्विंस किया कि ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करें, और फिर आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ. ऑफ कोर्स कैरन के साथ एक और इंसान, एक पर्शियन भी इंडिया आए जिनका नाम था मेरकारा, ठीक है? इन्होंने फ्रेंच की फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में सेटअप करने का हेल्प किया इन 1669.
किस वजह से ये कर पाए सेटअप इन मसूलीपट्टनम? आपको पता होना चाहिए कि इनको एक पेटेंट मिला फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। इतना क्लियर है? मैं बहुत धीरे ब्रेक लेकर आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। आपको क्या पता होना चाहिए? लुई द 14th, देन यू मस्ट नो फ्रेंच EIC को सेटअप करने में यहाँ इनके एक मिनिस्टर का हाथ था जिनका नाम था कोलबर्ट। 1664 में था, 50 ईयर की मोनोपोली मिली थी, कंसेशंस मिले हुए थे मडागास्कर और अदर टेरिटरीज दैट दे वुड एक्वायर। फ्रैंकोइस कैरन जो है 1667 में एक्सपेडिशन उन्होंने इंडिया की तरफ लिया और सूरत में सेटअप की फैक्ट्री। इनके साथ एक पर्शियन आए जिनका नाम था मेरकारा, और इन्होंने हेल्प किया टू सेट अप अ फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम इन 1669 आफ्टर दे गॉट अ पेटेंट फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। राइट? अगर हम 1673 की बात करें तो 1673 में एक्चुअली जो फ्रेंच है उनको परमिशन मिल गई शाइस्ता खान से। ठीक है? शाइस्ता खान जो है वो एक्चुअली मुगल सूबेदार थे बंगाल में। तो आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रेंच की बात कर रहे हो आप, जब आप 1673 की बात कर रहे हो, तो शाइस्ता खान इज द सूबेदार, मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल। और इनसे परमिशन ली फ्रेंच ने और मिल गई उनको परमिशन टू एस्टैब्लिश अ टाउनशिप एट चंदरनगौर नियर कैलकाटा। ठीक है? एस्टैब्लिश अ टाउनशिप। पौंडीचेरी देखते हैं कि पौंडीचेरी नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया कैसे बना। ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि 1673 में जो शेर खान लोदी थे, शेर खान लोदी कौन थे? ही वॉज द गवर्नर ऑफ वालिकोंडापुरम। वालिकोंडापुरम जो है वो एक्चुअली बीजापुर के सुल्तान के अंडर में था। राइट? इन्होंने क्या किया? अगेन 1673 शेर खान लोदी हु वॉज द गवर्नर ऑफ वालिकोंडापुरम जो कि बीजापुर के सुल्तान के अंडर था, इन्होंने SKL ने, शेर खान लोदी ने ग्रांट किया फ्रैंकोइस मार्टिन को। मार्टिन, ठीक है, हु वॉज व्हाट? द डायरेक्टर ऑफ मसूलीपट्टनम फैक्ट्री, अ साइट फॉर सेटलमेंट। ठीक है? और ये क्या थी? पौंडीचेरी, जो कि फाउंड हो गई इन 1674। राइट? एंड इन द सेम ईयर जो ये फ्रैंकोइस मार्टिन है, ही रिप्लेस्ड कैरन एज द फ्रेंच गवर्नर। क्या सीखा हमने यहाँ पर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन। शेर खान लोदी जो है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच प्लेस? वालिकोंडापुरम, जो कि किसके अंडर में आ रहा था? बीजापुर सुल्तान के अंदर में आ रहा था। इन्होंने क्या की? ही ग्रांटेड फ्रैंकोइस मार्टिन what? Permission to set up a settlement. ठीक है? And Francois Martin was the director of Masulipattnam factory, right? And the settlement came and came into existence, and obviously Pondicherry was founded in 1674. And in the same year Francois Martin जो है वो गवर्नर बन गए, फ्रेंच गवर्नर बन गए, और उन्होंने रिप्लेस किसको किया? कैरन को। और कैरन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। राइट? आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद फ्रेंच जो है दे एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल, कोस्टल रीजन्स में स्पेशली। कोस्टल रीजन्स में करने का आपको पता ही है यार, रीजन ट्रेड के लिए इजी है, इसलिए कोस्टल रीजन्स में फैक्ट्री सेटअप की जाती थी। ठीक है? माहे, करैकल, बालासोर, कासिम बाजार। ठीक है? ये फ्यू इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेंटर्स थे। राइट? और आपको ये पता होना चाहिए कि 1674 में व्हेन फ्रैंकोइस मार्टिन टुक चार्ज ऑफ पौंडीचेरी, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ डेवलपमेंट बन गया। इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो पौंडीचेरी जो है वो एक्चुअली में मार्टिन के अंडर, फ्रैंकोइस मार्टिन के अंडर नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया बन गया। अर्ली सेटबैक्स की अगर हम बात करें, सेटबैक्स जो कि फ्रेंच को मिले
तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच की जो पोजीशन है ना इन इंडिया, वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई थी जब वॉर ब्रेक हुआ बिटवीन डच एंड फ्रेंच। ठीक है, डच और फ्रेंच के बीच में वॉर ब्रेक हुआ। आपको पता होना चाहिए कि एक अलायंस था इंग्लिश और डच के बीच में। कब से ये अलायंस आया था? 1688 में रेवोल्यूशन हुआ था एक, जिसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है या ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन, किन के बीच में? डच एंड इंग्लिश के बीच में, राइट? जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ठीक है, इस वजह से आपको पता है कि एक अलायंस था इंग्लिश और डच के बीच में, राइट? डच ने क्या किया? दे कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन 1693। ऑफ कोर्स, आप पौंडीचेरी को अगर कैप्चर कर रहे हो तो डायरेक्ट आप थ्रेट ही दे रहे हो, राइट? तो डच ने क्या किया था? दे कैप्चर्ड पौंडीचेरी इन 1693, राइट? ऑल्दो आपको पता होना चाहिए कि 1697 में ट्रीटी ऑफ रिस्विक जो है वो साइन हुई। ट्रीटी ऑफ रिस्विक जब कंक्लूड हुई तो पौंडीचेरी जो है बैक टू फ्रेंच दिया गया, फ्रेंच को दोबारा दिया गया। इतना क्लियर है? अभी तक आपको क्या समझ में आया? डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई थी, उसका रीजन हम पढ़ने वाले हैं अभी। एक्चुअली एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन है 1688 में, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। ये ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। इसको आप ये इंग्लैंड में हुआ था ऑब्वियसली, इंग्लिश और डच के बीच में। इसके बाद से रिलेशंस जो अलाइज बन गए थे वो बेसिकली। इसमें क्या हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो कैथलिक किंग थे उस वक्त, जेम्स टू, उनको रिप्लेस कर दिया, वो रिप्लेस हो गए थे बाय हिज प्रोटेस्टेंट डॉटर मैरी एंड डच हस्बैंड। मैरी के जो हस्बैंड थे वो डच थे, विलियम ऑफ ऑरेंज। तो इट वाज अ पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस अपराइजिंग, रिलीजियस रेवोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैथलिक किंग थे जेम्स टू, और ऑफकोर्स उनकी जो बेटी थी वो प्रोटेस्टेंट थी, और डच हस्बैंड थे उस बेटी के जो कि विलियम थे ऑफ ऑरेंज, और उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था उनको, कैथलिक किंग को। तो उसको बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी, पार्लियामेंट के पास इंपॉर्टेंट पावर्स आ गई थी। ठीक है, इंग्लैंड की बात हो रही है। इसके बाद डच और इंग्लिश जो है वो अलाइज बन गए थे, राइट? डच ने क्या किया? कैप्चर कर लिया पौंडीचेरी 1693 में। ठीक है, ऑफ कोर्स डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरीके से सिचुएशन खराब होगी अगर आप किसी का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन पे अटैक करेंगे तो। ठीक है, तो फ्रेंच और डच में यहाँ पे आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रिस्विक साइन होती है, कंक्लूड होती है, जिसमें जो पौंडीचेरी है वो बैक टू फ्रेंच फ्रेंच को वापस दिया जाता है, राइट? लेकिन फिर भी 2 साल तक डच के जो गैरिसन्स हैं वो वहां पे कंटिन्यू होते हैं, राइट? वंस अगेन जब ट्रीटी ऑफ रिस्विक कंक्लूड हो जाती है तो वंस अगेन जो पौंडीचेरी है वो फ्लरिश करता है अंडर फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, और इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बन जाता है ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। ठीक है, इतना क्लियर है? अगेन अगर आप देखिए अनदर रीजन व्हाई फ्रेंच हैड अ हार्ड टाइम, इसका जो दूसरा रीजन है वो है वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशंस। ये वॉर के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, बट जब यूरोप में ये वॉर शुरू हुआ उसकी वजह से एक्चुअली में जो फ्रेंच है उनको अबैंडन करनी पड़ी अपनी फैक्ट्रीज। कहाँ कहाँ पर? सूरत में, मसूलीपट्टनम में और बंतम में। ठीक है, SMB, सूरत, मसूलीपट्टनम और बंतम में उनको अपनी फैक्ट्रीज जो है वो अबैंडन करनी पड़ी ड्यू टू स्पेनिश सक्सेशन वॉर्स इन यूरोप। इतना क्लियर है? थर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकोइस मार्टिन जो है उनकी डेथ हो जाती है 1706 में, और ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्रिएट हो जाता है इस वक्त, और फ्रेंच को सेटबैक फेस करना पड़ता है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ऑफ फ्रेंच कंपनी, राइट? सेवनटीन 20 में रीऑर्गेनाइजेशन होता है फ्रेंच कंपनी का, और ये रीऑर्गेनाइज हो जाती है एज परपेचुअल कंपनी
ऑफ इंडीज, और इनका जो स्ट्रेंथ है वो रिवाइव हो जाती है. इंपॉर्टेंट दो गवर्नर्स आपको पता होने चाहिए इस कंपनी के, जिनके अंडर में ये स्ट्रेंथ डेवलप होती है. उनका नाम है लिनॉयर एंड डुमास. ये 1720 से लेके 42 तक ये दो गवर्नर्स के इंपॉर्टेंट एफर्ट्स की वजह से कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो लिनॉयर और डेमॉस, राइट? इतना क्लियर है. फर्दर आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रेंच इंडिया है, फ्रेंच जो इंडिया में थे, दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच पोजेशंस इन मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड्स इन सदर्न इंडियन ओशन. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी देखने की कोशिश करते हैं, जो कि स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी था. कर्नाटक वॉर्स इसकी वजह से हुए. बैकग्राउंड अगर आप देखें तो बैकग्राउंड क्या था जिस वजह से ये वॉर्स हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि दोनों ब्रिटिश एंड फ्रेंच इंडिया आए थे किस लिए? ट्रेडिंग के लिए. बट अल्टीमेटली दोनों ही पावर्स जो है इंडिया की पॉलिटिक्स में ड्रॉ हो गई. दोनों को इंडिया की पॉलिटिक्स ने अट्रैक्ट किया और उसमें वो इनगल्फ हो गई. बोथ, दोनों की जो विजन्स थी, दोनों की सिमिलर विजन्स थी, और विजन ये थी कि इनको एस्टैब्लिश करना है पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन. ठीक है, लेकिन ये अकेला रीजन नहीं था व्हाई देयर वाज राइवलरी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश. जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है वो उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी जो कि इंग्लैंड और फ्रांस की थी उसको दर्शाता है. थ्रू आउट हिस्ट्री उनकी जैसी राइवलरी रही है वैसे ही इंडिया में देखने को मिलती है. जैसे कि आउटब्रेक ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर, और उसके बाद कंक्लूजन कब हुआ? 7 years ऑफ वॉर पे. ठीक है, और इंडिया में राइवलरी ने किस फॉर्म में नजर आई? कर्नाटक वॉर्स में के फॉर्म में नजर आई. इंडिया और फ्रांस की, इंग्लैंड और इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी इंडिया में कर्नाटक वॉर्स के थ्रू नजर आई. ठीक है, और इस वॉर ने डिसाइड किया कि एक्चुअली इंग्लिश जो है दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड कुड स्टे बैक इन इंडिया, राइट? एंड फ्रेंच डिड नॉट बिकम द मास्टर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे 1740s में पॉलिटिकल सिचुएशन साउथ इंडिया में कैसी थी और किस वजह से कर्नाटक वॉर्स हुए और उनका कंक्लूजन क्या था. तो नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. टिल देन, ऑल द